चलो स्टार्ट करें। कल हमारा सवाल था, आप लोगों को याद हो, दो रॉड थे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। और क्वेश्चन था हमारा, ऐसे एक वर्टिकल रॉड थी, और इसमें एक हॉरिजॉन्टल रॉड इस तरह से अटैच थी। इस हॉरिजॉन्टल रॉड की लेंथ थी L, और यहां पर एक रिंग थी जिसकी डिस्टेंस थी L/3। L/3 डिस्टेंस पर एक M मास की रिंग थी, और ये पूरा सिस्टम ओमेगा से घूम रहा था। तो मुझे फाइंड करना था कि ये जो जैसे जैसे घूमेगा इस पे सूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो ये रिंग क्या होगी, बाहर की तरफ मूव करेगी। तो जब ये रिंग यहां से बाहर निकलेगी तब इसकी स्पीड कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना था। तो कैसे करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले तो देखो इसका एक्सीलरेशन निकाल लो, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन कितना होगा। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है, उसकी रेडियस में क्या होता जा रहा है, चेंज आता जा रहा है। तो सेंट्रीपिटल जो एक्सीलरेशन होता है दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो आर बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है इसका एक्सीलरेशन भी चेंज होता जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे, एक्स डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस कितनी, एक्स ले लो यहां से, ठीक है। एक्स डिस्टेंस पर इस पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा एम ए। इक्वल टू हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, और ए बराबर क्या होता है आपका, ए इक्वल टू होता है वी डीवी बाई डी एक्स। ये इस तरफ कितने एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, ए को मैं लिख सकता हूं वी डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, यहां से आ जाएगा वी डीवी ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे। अभी इसकी वेलोसिटी क्या है, अभी इसकी वेलोसिटी 0 कंसीडर करी हमने। अभी इस समय ये बस घूमना स्टार्ट किया, और जब बाहर निकल रहा है यहां से ये, तब इसकी वेलोसिटी से मैंने मान ली v1। तो v1 तक इसकी वेलोसिटी, v1 तक स्पीड। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लेंथ चेंज हो रही है। तो लेंथ कहां से कहां तक, L/3 से लेके L तक। मैंने जो x लिया है वो कहां से लिया है, इस वर्टिकल रॉड से। तो इंटीग्रेट कहां से करूंगा, L/3 से लेके L तक। v dv का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, v स्क्वायर बाई 2 आता है। लिमिट 0 से लेके v1 तक, यहां से ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन करेंगे, x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। कहां से कहां तक, L/3 से लेके L तक, L/3 से लेके L तक। 2 से 2 काट दो, वैल्यू पुट करो, यहां आ जाएगा v1 का स्क्वायर, और यहां पे क्या आ जाएगा आपको पता है, ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 9। सॉल्व करोगे तो यहां से आपको v1 की वैल्यू मिल जाएगी, v1 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, v1 का स्क्वायर करो, ओमेगा स्क्वायर v1 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थोड़ा सा रोटेट कर दिया इसको, v1 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। देखो 9L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8L स्क्वायर बाय 9। तो v1 इक्वल टू हो जाएगा
ओमेगा एल 8 को क्या लिख सकता हूं 2√2 ओमेगा एल बाय 9। तो ये जब बाहर आएगा तो v1 वेलोसिटी से ये बाहर आएगा। ये जो स्पीड है ये अलोंग द रॉड होगी। अलोंग द रॉड ये 2√2 ओमेगा एल बाय 9 स्पीड से बाहर आएगा। सॉरी 9 नहीं आएगा, 3 आएगा, क्योंकि हमने सॉरी यहाँ पे तो 9 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, स्क्वायर रूट करा हमने। लेकिन ये इसकी एक्चुअल स्पीड नहीं होगी जिस स्पीड से बाहर आएगा। ये तो अलोंग द रॉड v1 स्पीड से बाहर आएगा, लेकिन उस समय ये रॉड भी घूम रही होगी, तो इसकी एक टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होगी, दैट इज v2। और v2 कितना होगा, तो v2 हम लोग निकाल सकते हैं। v2 इक्वल टू क्या होगा, क्या ये ओमेगा एल होगा। v2 इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि ओमेगा से घूम रहा है तो l डिस्टेंस पर ये वाली स्पीड, पार्टिकल बाहर भी आ रहा है, उसकी स्पीड ऐसे भी है, तो v2 इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा एल। तो v नेट क्या हो जाएगा, v नेट इक्वल टू v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर का अंडर रूट। v1 का स्क्वायर कितना है 2√2 8 बाय 9 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और v2 हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर का रूट। 9 प्लस 8 17, तो रूट 17/3 ओमेगा एल। इस स्पीड से ये बाहर आएगा, तो इसकी जो मेन स्पीड होगी v नेट वो होगी रूट 17/3। किसी को डाउट है? ठीक है, कई बच्चों को v2 समझ में नहीं आया होगा। जैसे रॉड है, मान लो ये चौक है, ये एक रॉड की तरह काम कर रही है, तो ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। इसमें एक रिंग फंसी हुई है, तो रिंग जो है वो अलोंग द रॉड, रिंग बाहर आ रही है ऐसे करके, तो वो बाहर जब आ रही है v1 स्पीड से आ रही है, लेकिन ये इसके साथ भी तो अटैच है, किसके साथ, रॉड के साथ। तो रॉड तो घूम रहा है, रॉड भी तो घूम, तो इसकी जो रिंग है केवल बाहर भी आ रहा है और घूम भी तो रहा है। रिंग सिर्फ बाहर ही आ रहा है क्या, रिंग घूम भी तो रहा है, सर्कल में भी तो घूम रहा है रिंग। हाँ। ये तो बाहर निकलेगा तो इसमें v1 स्पीड तो होगी होगी, ये तो हॉरिजॉन्टल है, प्लस एक टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होगी v2। क्यों, क्योंकि ये इसके साथ अटैच था, रॉड के साथ। आई बात समझ में? अच्छा। सही बोलो बेटा, v2 आया नहीं आया समझ में? अभी भी नहीं आया? अब आता है इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर पे क्वेश्चन। सबसे पहले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जैसे एक पार्टिकल है सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ठीक है, एक पार्टिकल है सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है ए, वेलोसिटी कैसे होगी इसकी, परपेंडिकुलर होगी। ए वी और आर के बीच में क्या रिलेशन है, जो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन होता है ए सी इक्वल टू क्या हुआ v स्क्वायर बाय आर होता है। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करी तो r इक्वल टू क्या होगा v स्क्वायर बाय ए सी, और ए सी की बात करूं मैं सेंटीपिटल एक्सीलरेशन, तो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन क्या हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा? क्या वेलोसिटी के हमेशा सेंटीपिटल एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर होगा? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ओ सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर जब भी आपको निकालना हो उस पॉइंट पर स्पीड निकालो v स्क्वायर, और उसके परपेंडिकुलर क्या एक्सीलरेशन है वो निकाल दो, डिवाइडेड बाय ए परपेंडिकुलर।
So this is the formula for radius of curvature. ठीक है, चलो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर थोड़ा रुके। The last question. हाँ, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। वी स्क्वायर बाय ए। सर ए परपेंडिकुलर। के बाद क्या लिखा? दिस इज द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का साइन। हाँ सर हो गया। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो। इसकी रेडियस है आर, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पॉइंट को बोल दिया मैंने ए, मास ले लो एम, पॉइंट ए, मास एम 2 kg गिवन है आपको, मास 2 kg गिवन है, और रेडियस 8 मीटर गिवन है। आर जो है वो 8 मीटर गिवन है। दिस पॉइंट इज बी और ये पॉइंट आपका सी है, और ये जो एंगल यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, ये इधर एंगल बना रहा है 60 डिग्री। इसके बाद ये ट्रैक खत्म हो गया, यहां से आएगा और यहां से ये ऐसे जा रहा है। तो ठीक है, क्वेश्चन है, ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट ए। ब्लॉक को रिलीज करते हैं हम लोग ए से। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर just after crossing the point C. जैसे ही C पॉइंट को क्रॉस करेगा तो उस समय इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, ये फाइंड करना है हमको। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जब ये सी को क्रॉस करेगा तो उसके बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, मान लो v हो गई। ठीक है, सी को क्रॉस करिए ये, तो देखो ये डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर होगी। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या होता है, P बाय h इक्वल टू cos 6, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया आपका cos 60। तो बेस इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 इंटू cos 60, cos 60 1/2 होता है, तो बेस आ जाएगा आपका 4 मीटर। तो ये यहां से लेके ये यहां तक 4 मीटर, और ये वाली डिस्टेंस भी 4 मीटर होगी। तो ये पहले कहां पर कितनी डिस्टेंस पर था, 8 मीटर अभाव था, और अब कितना अभाव है, 4 मीटर। तो ग्रेविटी ने कितना बर्डन किया,
बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, तो बेसिकली कितना 4 मीटर ही नीचे आया। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो ग्रेविटी ने वर्क डन करा, मास कितना है 2, जी की वैल्यू 10 ले लो इंटू 4, नॉर्मल के कारण वर्क डन 0, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ mv स्क्वायर, 2 इंटू वी का स्क्वायर कितना होगा, सॉरी वी का स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0, 2 से 2 कैंसिल, तो v इक्वल टू हो जाएगा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, तो 4√5 आएगा। v 4√5 आ रहा है क्या? यस सर। सही है क्या? v आ जाएगा 4√5, ठीक है। अब ये इसकी वेलोसिटी देखो, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी ऐसे करके। अब इस पे एक्सीलरेशन किधर होगा? तो अब तो ये ग्रेविटेशन के अलोंग वर्क कर रहा है, मतलब ग्रेविटी के अलोंग मूव करेगा, ग्रेविटी के कारण मूव कर रहा है। अब ये सी को जब पार करेगा तब तो इस पे ये हड्डियां नॉर्मल वगैरह, ग्रेविटी ऐसे लग रही है जी, तो जी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा, एक कंपोनेंट इस तरफ लेंगे। अब ये वाला एंगल निकालो, जैसे जी ऐसे लग रहा है, एक कंपोनेंट, सॉरी जी लग रहा है ऐसे, तो ये 30 हो जाएगा। ये एंगल, तो यहाँ पे एंगल निकालो, कितना एंगल होगा? ऐसे ब्लॉक ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वर्टिकल से ये एंगल है इसका 60, जी लग रहा है इस पर वर्टिकली, क्या ये एंगल वाला एंगल भी 60 होगा? तो जी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा जी cos 60, तो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट लग रहा है वो क्या लग रहा है? जी cos 60। परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन कितना होगा जब सी को पार कर जाएगा? तो सिर्फ ग्रेविटी ही वर्क करी तो परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन जी cos 60 होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर v स्क्वायर बराबर a परपेंडिकुलर, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 80 लिख देता हूं डायरेक्टली, 4 2 जा 8, 80 अपॉन a परपेंडिकुलर g cos 60, g cos 60 10 into 1/2। आप यहाँ पे g cos 60 लिख लो, कंफ्यूज हो जाओ। g cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 80 tan 1/2, 0 से 0 कैंसिल, 16 मीटर आएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया 16 मीटर जब ये जस्ट सी को क्रॉस करेगा। आया समझ में?